वसाइल वाकई बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब तो कोर्स करेक्शन की जरूरत है। सब कुछ सामने आ गया, भी मजीद कितना इसको डाला जा सकता है इधर उधर। अबसार साहब, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 में से 6 जज ये खत लिख रहे हैं। अब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का हवाला भी है, जिनका भी फैसला आया है। ये कड़े सवालात इसमें खड़े कर रहे हैं, क्या अंडर द कारपेट डालना आसान होगा? अब सब कुछ बाहर आ गया है, अभी भी पीछे रखा जा सकता है, या अब वंस फॉर ऑल हम कोर्स करेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे? वो मिर्जा साहिबा का एक अचानक मुझे याद आ गया मिसरा, जी जी, रोंदी यारानू लैला ना परामादा। मतलब मुझे एक तो अच्छी बात, खुशी की बात ये लगी है कि ब्रदर जजेस ने आखिर शौकत अजीज सिद्दीकी का नाम याद किया। 6 साल बाद उनको शायद यकीन आया होगा कि शौकत अजीज सिद्दीकी 18 में ठीक कहते थे। यकीन आया, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात से कि ज़मीर जागा। जब भी जागा, ज़मीर के जागने को खुश आमदीद कहना चाहिए, चाहे वो लेट जागे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जज का ज़मीर लेट नहीं जागना चाहिए, उससे कौम को बहुत नुकसान हो जाता है। इस मुल्क के लोगों के ज़हनों पे, दिमागों पे, दिलों पे, जिस्मों पे इतने ज़ख्म लग चुके हैं कि वो किसी भी वाक़े को, किसी भी इंसिडेंट को, हादसे को वो शक व शुबा की नज़र से देखते हैं। मसलन मैं देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पे रेफरेंस फाइल हो चुका है करप्शन का, इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ स्पीयर हेड किया और साथ उनके दूसरे जजेस ने भी उनका साथ दिया। तो उसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जिनका शायद यहाँ जिक्र मुनासिब नहीं होगा। पिछले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे उमर अता बंदियाल साहब, उनके दौर में ख़त लिखा गया, बिल्कुल ऐसा। उनसे मिले भी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। एजाजुल हसन भी वहाँ मौजूद थे, वो हमेशा हर उस बेंच में होते थे जिसमें मंजूर नज़र केसेस लगाए जाते थे। तीसरी बात ये की जा रही है कि एक ख़ास सियासी जमात की तरफ कुछ जजेस का जहन है और इस वजह से जब उनके ख़िलाफ़ फैसले हो रहे हैं तो या उनके केसेस सुने जा रहे हैं, इसलिए इन जजेस ने पार्टी वाबस्तगियाँ ज़ाहिर करने की कोशिश की है। लेकिन यह इल्ज़ाम शौकत अजीज सिद्दीकी पर भी लगाया गया था कि उनका मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, इसलिए उन्होंने जनरल फैज़ के बारे में उस वक्त जिक्र किया। आखिरी बात जो है वो मैं इस पर तबसरा करने से पहले एक आखिरी फैक्ट जो है वो ये बयान करना चाहता हूँ कि शौकत अजीज सिद्दीकी और इस केस में फ़र्क ये है कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने नाम लिए थे डायरेक्ट, उन्होंने जो ऑफिशियल शामिल थे, और फिर एक आसिफ बशीर चौधरी एक रिपोर्टर हैं जियो के, उन्होंने वीडियो बनाई थी उस ISI ऑफिशियल की जो जज बशीर से मीटिंग करके बाहर निकल रहा था। तो इसलिए वो केसेस थोड़ा फ़र्क था। अब ये फ़र्क ये है कि इसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन अहम बात ये है कि हम जो मर्जी कहें हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम है, हमारे माशरे में वो प्रॉब्लम है। माशरे में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब ओहदों पे लोग बैठते हैं ना, वो चाहे जजी का हो, जर्नली का हो, सियासतदान हो या मीडिया हो, वो जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल दुरुस्त। जो जितनी खौफनाक तफसील इस खत में लिखी गई है, अगर आपने वो पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि एक महज़ब मुआशरे के तौर पे हम सब के लिए डूब मरने का मुकाम है अगर ये सब कुछ सच है जो उस खत में लिखा गया और ये सब कुछ इसी तरह हो रहा है जिस तरह हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ अपने इन मुअज़्ज़िज़ जजेस को ये बात याद करवाना चाहता हूँ जिन्होंने ये खत लिखा है कि यही बात एक बहुत बड़ा तबका पहले भी कई सालों कहता रहा। उस वक्त आपके कान बंद थे, आपका ज़मीर सोया हुआ था। उस वक्त हम शोर मचाते थे तो हमारे खिलाफ केसेस बनते थे, हमले होते थे, अगवा किए जाते थे, लेकिन आपका ज़मीर सोया रहता था क्योंकि किसी के भाई ने तरक्की लेनी थी, किसी ने हाउसिंग सोसाइटी बनानी थी, किसी ने खुद जज लगना था, किसी ने कुछ करना था। तो जब हम पिक एंड चूज करते हैं सही और गलत में, तो फिर ऐसे ही मुआशरे और इदारे ऐसे ही तबाह होते हैं। और बदकिस्मती हमारी ये है कि इस मुल्क में हर इदारा तबाह हो चुका है। हम धड़ेबंद लोग हैं, धड़ेबंदी का शिकार हैं, और इंतहाई ये बायसे शर्म बात है कि जुडिशरी में भी धड़े बन चुके हैं। और वो धड़े चलते किन के साथ हैं? एस्टैब्लिशमेंट में भी धड़े बन चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट का धड़ा जुडिशरी के धड़े के साथ चलता है, और साथ मीडिया का जो धड़ा होता है वो भी उधर ही चलता है। मफादात अलाइन हो गए हैं इन तमाम बड़ी जगहों पर जिम्मेदारान के आपस में, और वो धड़ेबंदी के तहत चीजों को चलाया जाए। मुझे मुख्तसर बात करूंगा मैं, अगर आप इजाजत दे रही हैं तो। धड़े नहीं, ये बड़ी खतरनाक बात है ना। अदलिया के धड़े नहीं बनने चाहिए। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हिसाब जजेस का लेना है। उनसे ये नहीं पूछना कि आपका दिल किस उस कल्ट लीडर के साथ धड़कता था कि वो स्याह करे सफेद करे, उसके लिए आपका ज़मीर सोया रहता था। वो जितना मर्जी जुल्म मुआशरे पे कर दे, आप सोए रहते थे। ठीक है,
इसी तरह दूसरे जजेस से पूछा जाएगा कि आप एक सियासी जमात के लिए तो स्टैंड लेते थे, दूसरे कल्ट लीडर के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। लेकिन सबसे अहम बात जो है आयशा, वो बहुत जरूरी है, मैं आपसे बिल्कुल टाइम ज्यादा नहीं लेता, ना मैं लूंगा, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। वो बात ये जरूरी है कि जो कारसाज है ना, जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, उसको ये सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, ये जिंदा लोग, धड़कते दिल के साथ जीते जागते लोग हैं, ये बदल चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। आप वो ब्रिटानिया के कॉलोनियलिज्म के हैंगओवर से निकल आए। चले अब देखते हैं कि हम इस खत के हैंगओवर से निकलेंगे तो पता चलेगा। अब्सार साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात ये कि हम इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे नहीं। सर मुझे आगे बात हो गई ना अब्सार साहब, दोबारा आती हूँ, ये मामला भी अगले सेगमेंट में भी हमारे पास यही मामला है। ज़ैगम साहब, बार एसोसिएशंस की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया इस मुबैना मुदाखलत को लेकर। माजी में हमने देखा जब जब बार जजेस के साथ खड़े हुई तो जजेस की जीत हुई है। इफ्तिखार चौधरी, काजी फायज ईसा की मिसालें हमारे सामने हैं। और अब की बार एसोसिएशंस की कोई एक जज के साथ नहीं खड़ी हुई, यहाँ पे 6 जज हैं। क्या मामले को दबाना आसान होगा? ये जो ऊपर अफसार साहब बात कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने की हम कोर्स करेक्शन की तरफ जाएं, मतलब एक शर्म की बात है हमारे लिए। अदालतें जिन्होंने इंसाफ देना है वो खुद बैठी हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनकी टाइमिंग को भी एड्रेस कीजिएगा इस वक्त। आप ठीक कह रही हैं। वो कहते हैं ना कि ये मुंसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। ये मसला सिर्फ जजेस के साथ खड़े होने का या इन जजेस की जीत का नहीं है। ये जो बहरान है ये पाकिस्तान की रियासत का बहरान है और ये अभी पैदा नहीं हुआ है। ठीक कहा गया, ये चल रहा है, लेकिन खराब से खराब तर होता जा रहा है, क्योंकि जो जुडिशरी होती है वो पिलर ऑफ द स्टेट है, रियासत का पिलर है, रियासत का अहम तरीन दरमियानी सतून है, पूरी रियासत उस पर खड़ी होती है। और अगर जुडिशरी का, अदलिया की साख खत्म हो जाए तो फिर रियासत में बचता क्या है? फिर रियासत के दरमियान में और शहरी के दरमियान में क्या साख रह जाती है, क्या एतबार रह जाता है? अगर अवाम, शहरी ये देखेंगे कि आला तरीन अदलिया के जो जस्टिसेस हैं, जजेस हैं, वो इतने बेख्तियार हैं, उनका ये हशर है, तो वो हमें क्या देंगे? हमें वो थानेदार से क्या बचाएंगे? हमें वो डिप्टी कमिश्नर से क्या बचाएंगे जो अपने आप को नहीं बचा सकते, अपने केसेस नहीं कर सकते, अपने आप को इंसाफ नहीं दिला सकते? इस वक्त पूरी की पूरी, जैसे आपने बताया, 6 से 8 जजेस एक हाई कोर्ट के, ये एक हायर कोर्ट है और उसके 6 जजेस कह रहे हैं कि हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, हम पे दबाव डाला जा रहा है, हमारे रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है, उन पे तशद्दुद किया जा रहा है, हमारी सर्वेलेंस की जा रही है, हमारे बेडरूमों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा खौफनाक बात क्या हो सकती है? और इल्जाम जो है जहां पे जाता है, इंतजामिया पे उन्होंने इल्जाम लगाया, एग्जीक्यूटिव पे, क्योंकि जुडिशरी, जैसे मैंने अर्ज किया, एक इंडिपेंडेंट अदारा एग्जीक्यूटिव के मातहत नहीं है। उनके काम में इंतजामिया का कोई भी इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता। और इंटेलिजेंस एजेंसियां, जैसे उन्होंने खत में एक से ज्यादा दफा लिखा कि वो इंतजामिया के मातहत आती हैं। तो इंतजामिया का सरबराह कौन है? पाकिस्तान का वजीर आजम। और अगर उससे नीचे आ जाएं तो फिर कौन है उन इदारों के सरबराह? फिर जुडिशियल लीडरशिप, आमिर फारूक, उस पर तो इल्जाम आ गया। साहब ये पिछले साल मई जून से शुरू हुआ है। चीफ जस्टिस जो साबिक थे बंदयाल, उनके पास ये जाकर मिले, तब भी इन्होंने मेंशन किया, पिछले महीने इस चीफ जस्टिस को लिखा है, 10 महीने में तो ये जज इंसाफ ढूंढ रहे हैं। जी, मई का तो उन्होंने खत साथ में अटैच किया है। जस्टिस आमिर फारूक को जो उन्होंने पहला खत लिखा है, जो इस दरखास्त के साथ अटैच है, वो मई 2023 का है। उसके बाद एक और खत जो है वो उन्होंने बाद का भी अटैच किया है। उन्होंने लिखा है कि हम जाके आला अदालत के जुडिशरी से भी मिले, हम उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे भी मिले। इसलिए डॉक में जो पूरी जो इस वक्त डॉक में है वो आला अदलिया की कयादत भी है, आमिर फारूक भी, उन पर तो बराह रास्त इल्जाम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी हैं और उनसे उन्होंने मुतालबा किया। इस वक्त जो उन्होंने मुतालबा किया, देखें, उन्होंने अपने आप को इस काबिल नहीं समझा कि वो इसको निजाम इंसाफ में दरखास्तें लेकर जाते। अभी तक उन्होंने ये बात कहीं उठाई नहीं थी, जुडिशरी के वो अंदर उठा रहे थे, दबाव का अंदाजा लगाइए कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही। और वो अभी भी वो कह रहे हैं कि जुडिशियल कन्वेंशन बुलाओ। और ये बातें मालूम करो कि क्या दूसरी हाई कोर्ट्स में भी यही कुछ हो रहा है? क्या ये अभी भी चल रहा है? फिर अगर ऐसी शिकायत होगी तो जिम्मेदारी का तयन का तरीका क्या होगा? और हमें बताओ, जजों को बताओ कि हमने क्या करना है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो है फुल कोर्ट
उसका इजलास जारी है, बार काउंसिल ने मीटिंग बुला ली है। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा बुरान है, इसको मिलकर हल करना चाहिए। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, किसके लिए बड़ी आजमाइश होगी और क्या हम इस बहरान को हल कर पाएंगे या अंडर द कारपेट जाएंगे मामला? सबसे पहले तो मैं इस मौजू से हटके एक बात करना चाहता हूँ कि पंजाब में मेरे 4 दोस्त सेनेट के रुकन बन गए हैं, परवेज़ रशीद, मोहसिन नकवी, आचिम और तलाल चौधरी। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। फिर आते हैं इसकी तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। 9 मई को पूरे की पूरी तनसीबात पे हमला होता है। एक ऐसी खेल का आगाज़ होता है जिसका जवाब ही नहीं, और 10 मई को ख़त लिख दिया जाता है। इत्तफाक हो सकता है ऐसे, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि ये लोग जो 6 लोग हैं, इनकी तैनाती कैसे हुई, उसकी बुनियाद क्या थी? क्या कोई फाइल और रिकॉर्ड पाकिस्तान के अवाम को मिल सकता है? अगर आज ये इतनी बातें कर रहे हैं और एग्जेक्टिव पर इतनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, तो फिर हमें भी बताया जाए कि इनकी तैनाती की बुनियाद क्या थी और कौन कौन था इनके मुकाबले में। क्या ये मुकाबले में आए या कुछ लोगों ने बैठ के फैसला कर दिया कि इनको जज बना दिया जाए? और फिर इस सवाल का भी जवाब दिया जाए कि बुंदियाल साहब ने इनकी बात क्यों नहीं सुनी, और फिर उनको एहसास क्यों नहीं सुकत हुआ कि बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। ये यकदम, जबकि गालिबन किसी मोहसिन अख्तर कैनी का कोई केस सुनने को आ रहा है, तो सारे इकट्ठे क्यों हो गए? ये भी सवालात है ना। और मैं हैरान हूँ कि ये नाम क्यों नहीं लेते। अब जिस आदमी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हक में, उसके साथ जो ज्यादती होती रही, चुप रहे, सारे खामोश रहे, बिल्कुल नहीं बोले, और आज उसके केस को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। और भाई, उसने तो नाम ले लिया था। आप 6 लोगों की में इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, नाम लें। सियासी वाबस्तगियां और सियासी लाइकिंग और डिसलाइकिंग से बाहर आए जरा। अगर आप चाहते हैं ना कि ये जो खराबी है ये खत्म हो, तो उसके लिए आपको ये मेरे सवालों का जवाब देना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वन फाइन मॉर्निंग आपकी मर्जी आए तो आप खत लिख दें और पूरे के पूरे निजाम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, पूरे निजाम को यकमाल बनाने की कोशिश करें। क्योंकि काफी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीजें पेंडिंग पड़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट में काफी मुकदमात चल रहे हैं। ठीक हो गया। ये बात बड़ी जरूरी है। ये ठीक नहीं हुआ। मैं पूरी बात करूंगा, जितना दूसरों को मौका मिला उतनी बात मैं भी करूंगा। कर लीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, मुझे मुकम्मल करने दें। ये तरीका गलत है आपका। अब बात है कि अगर उमर बंदियाल ने और रियाजुल हसन ने आपकी बात नहीं सुनी, तो ये जो खेल करने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये क्या है? अगर इल्जाम दुरुस्त हैं तो माजी में भी इल्जाम थे, तस्लीम कर लेने चाहिए थे। तहकीकात